हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। मैं हरिदासन हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेंस फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ। काफ़ी दिन के बाद फिर एक बार एक वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में आने का फैसला किया है। और इस बार जो है हमारे जो पेंशन अदालत से जुड़े हुए कुछ समस्या, कुछ मामला, उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। हालांकि मुझे जानकारी है कि सारी रेलवे में 15 दिसंबर को पेंशन अदालत हुआ और हमारे काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से उसमें भाग लिया होगा। बहुत सारे समस्या भी आप लोगों ने चर्चा की होगी, लेकिन मुझे लगता हूँ कि ये जितने भी जो समस्या हम लोग पेंशन अदालत में उठा रहा है, इस समस्या का एक आपस में जानकारी रखना हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आखिरकार हम अदालत में पेंशनर्स का तो बात उठाता है और पेंशनर्स चाहे इस रेलवे का हो या दूसरी कोई रेलवे का हो, समस्या तो करीब करीब एक ही जैसा ही होता है। तो शायद हो सकता है कि अगर आपके रेलवे में आपने जो बात उठाया, अगर आप वो जानकारी अगर हमें देगा तो हम उस बात को यहाँ अपने पेंशनर्स के लिए भी उठा सकता है। इस तरीके से हम अगर इसका एक चर्चा करोगे तो हम तमाम पेंशनर्स के लिए, पेंशनर्स की फैमिलीज़ के लिए, पेंशनर्स के लिए एक काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो किया है। आप ज़रूर इसको सुनिएगा और उस बाद में कमेंट ज़रूर करिएगा। और साथ साथ में आपका जो रेलवे के अंदर जो भी अदालत हुई और उसमें जो भी ख़ास मुद्दे आपने जो उठाए, जो आम तौर से जो मुद्दा उठाई है, जनरल जो इश्यूज़ है जो पेंशनर्स का, तो उसका ज़रूर अगर वीडियो नहीं कर पाओगे तो आप हमारी जो AIRRF वैरियर्स का जो ग्रुप है उसमें ज़रूर डालिएगा, ताकि सबको उसका जानकारी मिले और दूसरी लोग भी उसका फ़ायदा उठा सके। हमारा जो सेंट्रल रेलवे की जो अदालत है 15 दिसंबर को हुआ और हमारी जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में जो महाप्रबंधक की ऑफिस है, उसमें जो महाप्रबंधक की जो मीटिंग रूम है, इसमें हमारा कार्यक्रम आयोजन किया हुआ था। और मुख्य तौर से हमारे सेंट्रल रेलवे की AGM श्री चित्तरंजन स्वाई सर उसका अध्यक्ष किया और FNCO जनरल मौजूद थे हमारी अदालत में, और तमाम जो पर्सनल और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर भी थे। हम हमारी फेडरेशन के नुमाइंदे थे मीटिंग में, जैसे मैं था और मेरे साथ में RK सरस्वत जी था और मिस्टर वार्ष्णे जी था और हमारे मिस्टर कुट्टी कृष्णन था। हम 4 जन थे और कुछ जो व्यक्ति इंडिविजुअल इश्यूज जिसका था वो भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। तो सबसे पहले हमारी जो एसोसिएशन की जो रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रशासन की तरफ से स्वागत किया गया, बुक्के वाले देने का काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने हमारी जो एसोसिएशन की तरफ से अपना राय रखने के लिए बोला गया। तो जब मैंने अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो राय रखा है, तो उसमें मैंने ये कहा ख़ास तौर से जो पेंशनर्स के लिए उनकी अपनी इंडिविजुअल इश्यूज़ के लिए, जो व्यक्तिगत समस्या सुलझाने के लिए उनके पास एक प्रावधान है, वो है पेंशन अदालत। और पेंशन अदालत के माध्यम से हमारे काफ़ी पेंशनर्स अपनी समस्या का निवारण करने का काम होता है और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और ये बड़े अच्छी तरीके से चल रहा हूँ जहाँ तक हमारा रेलवे का सवाल है, और मैं सबको धन्यवाद दिया। लेकिन साथ साथ में मैंने ये भी कहा
कि हमारे पास पेंशन्स के अलावा और भी बहुत सारे समस्या है जो एक व्यक्तिगत रूप से कोई आपके सामने लाना उनके लिए मुश्किल होगा। तो हमारे जो संगठन है, हमारे जो ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन या रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारा संगठन है, हमारा ये सोच है कि जो पेंशनर्स की जो कॉमन मुद्दा है, जो कॉमन इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज रहता है। पेंशन तो एक व्यक्तिगत इशू है, तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, उसका निवारण होना ज़रूरी है। इसी तरह जो हमारे जो कॉमन मुद्दा है, कॉमन इश्यूज है, उसका भी निवारण होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग एक संगठन के नाते हम इस मुद्दे के ऊपर जोर देना चाहता हूँ। ऐसे मुद्दे को जोर देना चाहता हूँ जो कॉमन है, जो आम सभी लोगों को सभी लोगों से संबंधित हो। अब उसमें क्या क्या इश्यूज आता है, एक तो हमारी जो मेडिकल रिलेटेड इश्यूज है वो सभी पेंशनर्स को लागू होता है, मतलब उनके लिए ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे साथ में जो बैंक की जो व्यवहार आजकल जो होता है, बहुत सही नहीं बोल सकता हूँ, ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सारे बैंक ऐसी भी है जो हमारे पेंशनर्स का बात सुनाई नहीं पड़ता है। तो हम एक संगठन के माध्यम से हम बैंक के साथ चर्चा करता हूँ, कुछ समस्या का निवारण भी कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारे इश्यू का निवारण होना भी संभव नहीं होता है। और दूसरा कुछ व्यक्तिगत रूप का समस्या है, जैसे कि हमारे जो सेकेंडरी पेंशन है, काफ़ी समय लगता है, 1.5-2 साल के कम किसी को कोई सेकेंडरी पेंशन नहीं मिलता है। और उसमें जो सेकेंडरी पेंशन के लिए जो एप्लीकेशन देने के समय पर जो डॉक्यूमेंट लगता है, तो हमने देखा कि हमारा डिवीज़न में अलग अलग तरीके का एक चेकलिस्ट इन्होंने पब्लिश करने का काम किया हुआ है। कुछ डिवीज़न में 20-22 जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, जबकि दूसरी डिवीज़न में कुछ कम डॉक्यूमेंट मांगा गया। तो इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है। तो हमने कहा कि इसको तमाम जो इश्यूज़ को एक स्टडी करने के बाद हमें एक सिंपल तरीके से हमें जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उतना ही डॉक्यूमेंट हम चेकलिस्ट में ऐड करना चाहिए। और हेडक्वार्टर की तरफ से एक सारी डिवीज़न की चेकलिस्ट को स्टडी करने के बाद एक हेडक्वार्टर की तरफ से एक चेकलिस्ट बनाकर सारे डिवीज़न को भेजने का काम करना चाहिए, जिससे लोगों का काम सौंपा होगा। और उसमें लोगों को जो उम्मीद कार्ड का जो जहाँ तक सवाल है, काफ़ी तादाद में लोगों के पास उम्मीद कार्ड अभी पहुँचा नहीं है। तो हम लोग उसको कैंप के ज़रिए लोगों को ये समझाने का कोशिश करता हूँ कि उम्मीद कार्ड लेना क्यों ज़रूरी है। और जब हमने इस तरीके से लोगों को समझाना शुरू किया, तो हमारे जो जहाँ भी उम्मीद कार्ड लेता है तो लोग आता है और अपना उम्मीद कार्ड बनाने का काम करता हूँ। तो इस तरीके से जो कॉमन जो इश्यूज है, इसमें रेलवे प्रशासन का ध्यान मैंने आकर्षित करने का काम किया। उसके बाद जो है उसके बाद हम लोगों ने इश्यूज़ के ऊपर आया जो हम लोगों ने उनको दिया गया था। उसमें हम लोगों ने पहला जो मुद्दा उठाया था वो है ये जो सेकेंडरी पेंशन में जो देर होने का जो मुद्दा है, यही हम लोगों ने पहला मुद्दा बनाया था। हमने कहा साहब, जब फैमिली में पेंशनर और विडो पेंशनर उसकी जो माँ बाप गुजरने के बाद जो सेकेंडरी पेंशन जो दिन को देना चाहिए, उसमें जो 1.5-2 साल की जो विलम्ब होता है, तो इस 2 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी फैमिली है जिनका गुजारा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनको आप प्रोसीजर को पहली बात सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। और हमने कहा कि इसमें एक समय फिक्स कर देना चाहिए कि जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन पहुंचने के बाद अगर एक एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट अगर आपने एक बार सिंप्लीफाई कर दिया, फिर दूसरा सवाल ये आता है कि जब हमारा एप्लीकेशन पर्सनल डिपार्टमेंट में जाने के बाद पर्सनल डिपार्टमेंट में कितना समय
तक उसके ऊपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए, उसका एक समय निश्चित कीजिएगा। उसके बाद अगर अकाउंट्स में जाएगा तो अकाउंट्स के पास कितना समय होना चाहिए उसका भी आप निश्चित करिएगा। और उसके बाद जो सीपीपीसी में जाता है, चिट्ठी जाता है, और वहाँ जो डिसबर्स पोर्शन ऑफ पीपीओ वापस बुला लेता है, तो उनको लिए भी एक समय आप फिक्स करिएगा। अब मान लीजिए उस फिक्स समय के अंदर सीपीपीसी आपके पास वो पुराना पीपीओ नहीं बेचता है, तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जवाबदारी होना चाहिए कि वो अपनी किसी बंदे को वहाँ भेजे सीपीपीसी में, और उनसे सीपीपीसी का पुराने पीपीओ का कॉपी ले और उनको तुरंत उसका कार्रवाई शुरू करें। और इससे जुड़े हुए एक मुद्दा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की जो हमारे जो नोडल ऑफिसर की जो पेंशनर्स हैं, तो उनका जो आदेश है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो भी मैंने उसका कॉपी मैंने हेडक्वार्टर प्रशासन को देने का काम किया। और उन्होंने साफ तौर से इसमें लिखा गया उनके आदेश में कि अगर जो अपनी डिपेंडेंट पेंशनर्स का नाम पीपीओ के अंदर है, तो उनकी डेथ होने के बाद, पेरेंट्स की डेथ होने के बाद तुरंत इसका प्रोसेस शुरू करना चाहिए, सेकेंडरी पेंशन का काम तुरंत शुरू करना चाहिए। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की एडवाइजरी है। लेकिन यहाँ अक्सर हमें ये देखने को मिला है कि जो हमारे जो डिपेंडेंट पेंशनर्स का नाम हमारा पीपीओ में नहीं रहता है। इसके लिए ये जो डीपीओ का, ये हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की जो आदेश है, ये लागू नहीं कर सकता है, नहीं होता है। तो हमारा सबसे पहला विनंती यह रहेगा इस मामले में, सेकेंडरी पेंशनर्स का मामले में, ये जो देरी होता है उसका मामले में, सबसे पहला मैं आपसे विनती करूँगा कि सभी लोग जो है, हमारी जो सेकेंडरी पेंशनर्स की जो हकदार है, जो डिपेंडेंट रिलेटिव है हमारा पेंशनर का, उनका नाम पीपीओ में इंक्लूड करवाइए ज़रूर। अगर ऐसा नहीं होता तो इसको आप मुद्दा आप पेंशन अदालत में लेना चाहिए और इसको बताना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर्स और पेंशनर्स वेलफेयर की जो एडवाइजरी है उसके मुताबिक ये होना ज़रूरी है। और आप अपने सभी डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट है, जो पेंशन के लिए हकदार है, उनका नाम आप पीपीओ में ज़रूर डलवा दीजिएगा। तो ये हमने पहला मुद्दा उठाया, बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने इस मुद्दे को उठाने का काम किया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि हमने इसका चिट्ठी पहले ही भेजा गया था हेडक्वार्टर के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे चिट्ठी के आधार पर उन्होंने सारी डिवीज़न से ये डिटेल मांगा है कि भाई आपका जो डिले हो रहा है जो सेकेंडरी पेंशन के लिए, तो एवरेज कितना डिले होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो चेक लिस्ट जो है वो उसका हमें कॉपी भिजवा दीजिए। इस तरीके का चिट्ठी उन्होंने सारे डिवीज़न को लिखने का काम किया है और उसका एक कॉपी उन्होंने मुझे भी देने का काम हुआ है। अब दूसरी बात हम लोगों ने ये बताया गया कि जो पेंशनर्स जो काफ़ी लंबे से जो लोग हमारे डीआरएम ऑफिस में आता है, डिविजनल ऑफिस में आता है बहुत सारे काम के लिए, कभी उनकी व्यक्तिगत कुछ समस्या होगा, उनका कुछ क्लेम पेंडिंग में होगा, उनको पास बनाना होगा, या फिर उनको कोई ऑफिसर को मिलना होगा, या फिर किसी भी कारण से अगर जब हमारी पेंशनर जो मुंबई में आता है, जो डिवीज़न ऑफिस में आता है, उनको एक बैठने का व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो कुछ लोग हमारे खाना वगैरह साथ में लेके आ जाता है, लेकिन अगर उनको कोई बैठने का जगह जिसमें मिनिमम एमिनिटीज़, कम से कम पीने के पानी, एक फ़ैन, एक कुछ कुर्सियाँ, एक टेबल, इस तरीके का एक वेटिंग रूम हमारा पेंशनर्स के लिए होना चाहिए। ये हम लोगों ने सही मायने में जो 7 फरवरी 2023 में जो हेडक्वार्टर लेवल में हमारा जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में एक एजेंडा था और उसको प्रॉपर मिनट्स भी रिकॉर्ड किया था और वो मिनट्स भी हमने सारे डिवीज़न को भी भिजवाने का काम किया था। लेकिन सिर्फ शोलापुर में हमारी जो मंडल कार्यकर्ताओं का जो मेहनत के बाद डीआरएम ने एक रूम हमारे पेंशनर्स के लिए शोलापुर मंडल में दिया हुआ है डीआरएम ऑफिस में। बाकी डिवीज़न में, कोई भी डिवीज़न में इस तरीके का कोई प्रावधान मंडल अधिकारी लोगों ने नहीं किया है। तो ये बात हमने उसको बताने के बाद एजीएम सर ने तुरंत
उनकी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया, भाई आप तुरंत चिट्ठी लिखिए। और हमारे एफएनसीओ मैडम ने ये बताने का काम किया, अभी जहाँ जहाँ नया डीआरएम ऑफिस बनता है, जैसे हमारे मुंबई में एक नया डीआरएम ऑफिस का काम बड़ी ज़ोर से चालू है, तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि उसमें एक रूम हम पहले से आप लोगों के लिए, पेंशनर्स के लिए बना के रखेंगे। और हम लोगों ने बहुत तारीफ़ किया उनकी सुझाव को। और एजीएम सर ने सारी बाकी डिवीज़न को इंस्ट्रक्शन देने को कहा कि भाई आप अपने अपने ऑफिस में पेंशनर्स के लिए जगह का प्रावधान करें। ये उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने इस तरीके का एक कदम उठाने का उन्होंने काम किया। और दूसरा जो हमने ये बात मुद्दा उठाया कि जैसे हम लोग का जो पेंशन अदालत होता है, तो इसी तरीके का एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि सारी बैंकों के लिए, सीपीपीसी के लिए, कि वो भी उनकी अपनी कस्टमर के लिए, यानी हमारे लिए, पेंशनर्स के लिए एक अदालत जैसा एक मैकेनिज़्म, मतलब रिड्रेसल मैकेनिज़्म आप सारी सीपीपीसी की नेतृत्व में होना चाहिए। ये आरबीआई की उनकी गाइडलाइन है। तो हमने एफएनसीओ मैडम से बात की है कि हमको बैंक की तरफ से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपने जो पीपीओ की जो कॉपी है, स्पेशली ख़ास तौर से जो 2016 और जो 18 का बीच में जो रिटायर हुआ, उनकी जो पीपीओ का जो कॉपी हमारे रेलवे ने, उन्होंने दोनों कॉपी, मतलब पेंशनर्स का कॉपी और पेइंग ब्रांच का कॉपी, दोनों उन्होंने सीपीपीसी को भेज दिया। और सीपीपीसी ने उन्होंने हमारी जो पीपीओ का कॉपी वो भी उन्होंने पेइंग ब्रांच को भेज दिया। और पेइंग बैंक वालों ने ये सारी पीपीओ का थप्पी लगाकर बंडल में अपनी ब्रांच में रखने का काम किया। और कोई पेंशनर अगर पीपीओ के बारे में पूछे तो उनको बिल्कुल कोई पॉजिटिव जवाब नहीं देता है, न पीपीओ देने का काम होता है। तो हम लोगों ने उनसे मांगा, भाई आप हमको हमारी पीपीओ के लिए हमें बैंक में क्यों भेजा जाता है, आप हमको डायरेक्टली हमारे घर पे क्यों नहीं भेजता है। तो अगर ये बैंक भेजने का जो पॉलिसी है, आप इसको पुनर्विचार कीजिए और हमारी पेंशनर्स की कॉपी जो है हमको आप डायरेक्टली हमारे घर पे भेजिएगा। अगर मान लीजिए घर में कोई अगर नहीं मिलता है तो वो पीपीओ आपको वापस आ जाएगा। और वापस आने के बाद हम लोग भी ढूंढेंगे, पता लगाएंगे भाई वो कौन पेंशनर है और उन घर पे क्यों, अगर घर में अगर वो अवेलेबल नहीं था तो क्यों अवेलेबल नहीं था, क्या कोई पोस्ट ऑफिस का गलती है या फिर किसका गलती है। तो हम लोग ढूंढ कर हम वो पेंशनर से संपर्क करेंगे और वो पेंशनर को आपका ऑफिस में, एफएनसीओ ऑफिस में भेजने का काम करेंगे। आप उनको पर्सनली हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो ये जो बैंक का माध्यम से हमको जो पीपीओ देने का जो काम है, गलत है। इस तरीके का पेंशनर से जुड़े हुए कई समस्या है जो सीपीपीसी लेवल में हमको पॉजिटिव तरीके का कोई जवाब नहीं मिलता, पहली बात। और हमारे पास कोई मशीनरी भी नहीं है कि हम वहाँ जाकर उनसे बात करें। तो ये जो मशीनरी, जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आदेश दी है, उसके हिसाब से सीपीपीसी की तरफ से हर सीपीपीसी के अंदर इसका एक प्रावधान होना चाहिए, ताकि हम अपनी इश्यूज़ को लेकर, बैंक से जुड़े हुए इश्यूज़ को लेकर हम डायरेक्टली उनसे बात करें। मतलब आपका थ्रू हम बैंक से बात करने से ठीक यह रहेगा कि हम हमारे इश्यूज़ को सीधी बैंक के सामने रखें। इसके लिए वो वहाँ का एक अदालत जैसा एक व्यवस्था बैंक की तरफ से होना चाहिए, जिसमें एफएनसीओ काफ़ी खुश हुआ सुनते कि उन्होंने कहा कि हम इसको परस्यू करेंगे, इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाने का काम उन्होंने करेंगे। अब दूसरा एक, आपको मालूम है जो 75 जो उम्र के बाद वाले लोगों के लिए एक ओपीडी की नई ऑर्डर जो रेलवे बोर्ड ने आदेश किया है वो है 28/9/2023 का ऑर्डर है। और अभी 28 उसमें काफ़ी साफ तौर से ये भी लिखा गया, तो ये 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट होगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट की बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना तो रेलवे बोर्ड फैसला करेंगे। तो हमने कहा सर ये तो पायलट प्रोजेक्ट है
28/9 का ऑर्डर से रेलवे बोर्ड का, अभी 28/9 के बाद अभी अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, अभी दिसंबर में आ गए हम लोग, तो 2-3 महीना तो ऐसे भी चले गया। तो अभी तक ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो और उसमें सबसे बड़ी एक चीज़ हमने ये बात उठाई, हमने कहा कि पहले ज़माने में जब हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, इतना अच्छा नहीं था, इतना फास्ट नहीं था, तो उस ज़माने में एक रेलवे बोर्ड की अगर चिट्ठी आता है तो फिर जनरल मैनेजर की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से वो चिट्ठी डिवीज़न को लिखता था, और डिवीज़न फिर वो चिट्ठी जो है अपने ब्रांच ऑफिसर को लिखता था, और ब्रांच ऑफिसर और फिर अपने नीचे यूनिट लेवल में भी उसका कॉपी आ जाता था। तो हमने कहा कि जब रेलवे बोर्ड ने 28/9 को ये ऑर्डर इश्यू कर दिया, तो क्या हम लोग फिर वही पुराने ज़माने में कि जहां आपको हेडक्वार्टर को डिवीज़न को लिखना पड़ता, डिवीज़न को ब्रांच को लिखना पड़ता, तब इसको इम्प्लीमेंट होगा? या फिर हम लोग जो आज के ज़माने में हम अगर रेलवे बोर्ड की जैसा ही जो इंस्ट्रक्शन आ गया हम तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करने का काम क्यों नहीं करना चाहिए, जिसका वजह से इस तरीके का देर जो हो रहा है इसको हमको सुधार सकता है। तो हमने कहा इसको 3 महीना ऑलरेडी बीत चुका है, तो अब इसको तुरंत इसको लागू करा दीजिए, ताकि हमारे लोग जो है सीनियर लोगों को उसका फ़ायदा मिले। क्या भरोसा है 1 साल के बाद अगर वो डिसकंटिन्यू होता है तो कुछ दिन के लिए जो लोगों को जो फ़ायदा मिलना था वो शायद मिल नहीं पाओगे अगर आप इसको इम्प्लीमेंट तुरंत नहीं करोगे तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया। उन्होंने भी ये बताया साथी लोगों से, उनकी दूसरे ऑफिसरों के, भाई इनकी आप परस्यू कराइए और जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से सवाल को उठाइए आप उसको। उन्होंने वो भी बोलने का काम किया। और इसमें एक मज़ेदार मुद्दा ये भी आ गया, तो वो भी मैं आपको बताते हुए मैं इसको समाप्त करूँगा। अब हमारा इधर एक मुंबई के आसपास डोंबिवली एक जगह है, वहाँ एक रिटायर्ड एम्प्लॉई थे, और उन्होंने वहाँ पुराने ज़माने में वहाँ एक हेल्थ यूनिट हुआ करता था ठाकुरली में, ठाकुरली हेल्थ यूनिट जो डोंबिवली से बिल्कुल नज़दीक है। तो ये जो लेडी है जो रिटायर्ड एम्प्लॉई है, पेंशनर है, उस समय उन्होंने ओपीडी का ऑप्ट किया, क्योंकि वो एफएमए के लिए वो एलिजिबल नहीं था, क्योंकि 2.5 किलोमीटर के अंदर उसका हेल्थ यूनिट हुआ करता था। तो इन्होंने ऑब्वियसली उनको एफएमए नहीं मिलता था। लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने इस हेल्थ यूनिट को वहाँ से शिफ्ट करा दिया, और उन्होंने उसको एक्चुअली वो हेल्थ यूनिट को ही समाप्त कर दिया। तो इस तरीके का जो हेल्थ यूनिट है शायद कुछ जगह पर भी होगा, जो हम लोग इसको एक लॉकअप डिस्पेंसरी बोलता है पहले ज़माने में, लॉकअप डिस्पेंसरी। मतलब उनका उद्देश्य ये था कि आप थोड़ा दिन उसको ट्राई करिए, एक अंदाज़ा लेने के लिए आप इसको रेलवे इसको चालू कर देते हैं, और उसमें फिर वो देखता है कि भाई रोज़ की अटेंडेंस कितना है, और अटेंडेंस अगर कम रहेगा तो फिर उसको कैंसिल कर देता हूँ, वो यूनिट को, हेल्थ यूनिट को बंद कर देता हूँ। हाँ, अगर हेल्थ यूनिट में ज़्यादा लोगों की अटेंडेंस है, लोग आता है उधर, तो फिर उसको वहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो उसमें इस हेल्थ यूनिट का कुछ ऐसी कंडीशन हो गया, वो वहाँ कुछ कारण से हमारी लोगों की अटेंडेंस काफ़ी कम हो गई, तो उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद जो अगला जो हॉस्पिटल है हमारा कल्याण डिविजनल हॉस्पिटल आ जाता है, जो 2.5 किलोमीटर से भी लंबा है। तो उस लेडी ने वो पेंशनर ने एप्लीकेशन किया रेलवे को, भाई हमको अभी एफएमए चाहिए, 1000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने बैंक को भी लिखा और रेलवे को भी लिखा, और बैंक ने उसको पास करा दिया, उनको पैसा भी मिलने लगा। लेकिन कुछ साल के बाद बैंक ने बोला, भाई आपको जो पैसा हम लोग दे रहा है उसका कोई सैंक्शन नहीं है रेलवे का, इसके लिए तमाम कई हज़ारों की तादाद में, करीब करीब लाख रुपया तक जाता मेरे ख्याल से, 50-60 हज़ार तो कम से कम है। तो ये सारी अमाउंट को रिकवरी करने का उसने एक आदेश उन्होंने निकाल दिया। अब वो लेडी खुद हमारे अदालत में आए थे, तो हमने उससे हमारा केस सुना, मैंने उसको वो केस उनका पूरा सुनने के बाद हमने एक राय डिप्टी सीपीओ को दिया, देखिए ये जो बैंक जो कर रहा है वो शायद सही करता होगा, और आप लोगों ने उसको मना कर दिया, वो भी आपकी तरफ से भी सही होगा, और ये होना ये चाहिए कि ये आप रेलवे बोर्ड को इसको रेफ़र करना चाहिए इस बात को,
क्योंकि वैसा देखा जाए कि लेडी की तरफ से, पेंशनर की तरफ से कोई गलती है नहीं है। क्योंकि जब पेंशनर ने जो ओपीडी मांगा था, उस समय उनका 2.5 किलोमीटर के अंदर यह डिस्पेंसरी फंक्शनिंग में था। लेकिन कुछ साल के बाद इन्होंने, रेलवे ने इस डिस्पेंसरी को बंद कर दिया। तो स्वाभाविक तौर से पेंशनर जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए एलिजिबल हो गया। उन्होंने एप्लीकेशन किया, बैंक को भी दिया और आपको भी दिया। आपने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई उस समय कर देना चाहिए था। अगर आपके पास इसका कोई फैसला देने का पोजीशन में आप लोग नहीं है, तो आप रेलवे बोर्ड को भेजना चाहिए था चिट्ठी और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए था। आप वो न करते हुए आपने सीधा इनका चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया और बैंक ने जो है वो उन्हें उनको पूरा एक्सेस पेमेंट दिखाकर पूरा रिकवरी करने का काम हो। इसमें आप लोगों को शायद मालूम होगा, सबको मालूम होगा कि अगर पेंशनर है, पेंशनर ने एक बार ओपीडी ऑप्ट करने के बाद, मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम पर वो रेलवे हेल्थ यूनिट या रेलवे हेल्थ हॉस्पिटल के अगर नज़दीक रहता है, तो स्वाभाविक तौर से वो एफएमए के लिए लायक एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो उनकी जो रेसिडेंस अगर वो शिफ्ट करता है और उसके लिए पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट उनके पास है और नई रेसिडेंस जो है वो 2.5 किलोमीटर का आगे है, तो स्वाभाविक तौर से वो एफएमए के लिए एलिजिबल है। वो उनके लिए एप्लीकेशन कर सकता है विथ डॉक्यूमेंट्स और आपको एफएमए मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी जो परिस्थिति जो मैंने बताया कि अगर हेल्थ यूनिट है शुरू में 2.5 किलोमीटर के अंदर, किसी का पेंशनर्स का नज़दीक 2.5 किलोमीटर के अंदर अगर कोई हेल्थ यूनिट था पहले ज़माने में और रेलवे उस हेल्थ यूनिट को कैंसिल करता है या बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में पेंशनर को एफएमए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसका कोई रेलवे बोर्ड की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं है। और यही गलती जो रेलवे बोर्ड की, जो स्पष्टीकरण न होने से रेलवे ने इसके ऊपर कोई पॉजिटिव स्टेप, कोई कदम उठा नहीं पाया और आखिरकार उनको वो पूरा बैंक ने उनको एक्सेस पेमेंट दिखाते हुए उन्होंने रिकवरी करना शुरू कर दिया। और हमने कहा मैडम आप रेलवे बोर्ड को रेफ़र करिएगा और इसके बारे में एक डिसीजन जो भी आप बोर्ड से लेगा वो विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होना चाहिए। मतलब जब से वो हेल्थ यूनिट इस तरीके से कहीं भी रेलवे में मान लो कोई हेल्थ यूनिट अभी काम नहीं कर रहा है लेकिन पहले ज़माने में था, तो उस जुरिडिक्शन में आने वाले सभी लोग जो उस ज़माने में जो ओपीडी ऑप्ट किया होगा, तो उनको सभी को एफएमए मिलना चाहिए। इस तरीके का एक ऑर्डर आप रेलवे के लिए आप इस सारी मामला आप एक दिखाकर आप रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखिएगा और इनका जो पोस्ट फैक्टो सैंक्शन लेकर ये पेंशनर को पूरा एफएमए जो इसको सैंक्शन कर देना चाहिए एफएमए को, और फिर रेलवे बैंक से जो रिकवरी हो रहा है इसको रोकना चाहिए। ये हमने उनसे कहा है और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर हम लोग इस तरीके का कार्रवाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं इसके लिए मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों का ये बोलने का हमारा ये मकसद सिर्फ यही है कि हम एक दूसरे से इस तरीके का जो मुद्दे के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो शायद हो सकता है कुछ ऐसे एक आधा मुद्दा जो हम लोगों ने यहाँ जो उठाया, शायद हो सकता है ये मुद्दा आपका वहाँ भी लागू हो सकता है, और इसी तरह आपने जो वहाँ उठाया जो मुद्दा है यहाँ हमारे लिए भी काम आएगा, हमारे भी फ़ायदेमंद होगा। तो इसको ध्यान में रखकर मैंने इसको वीडियो किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट लिखिएगा और उसको शेयर भी करिएगा ताकि हमें भी इसका कुछ फ़ायदा मिले। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।